नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग भाई? दोबारा से वापस से स्वागत है आप सभी का सैंपल पेपर डिस्कशन की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग सॉल्व करेंगे सैंपल पेपर ऑफ क्लास सिक्स्थ सोशल साइंस ओलंपियाड। तो जिन जिन जो बच्चे एसओएफ ओलंपियाड दे रहे हैं और साइंस सोशल साइंस ओलंपियाड को चुन लिया है, क्लास सिक्स्थ में, उनके लिए सैंपल पेपर होने वाला है। तो बेस्ट डिस्कशन होने वाला है, यानी सबसे बेहतरीन तरीके से हम आज इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है एसओएफ ओलंपियाड का, वो शुरू हो गया है। तो अब आपको ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए अगर आप देना चाहते हैं, और उसको तो आपको करवा लेना चाहिए, और साथ साथ प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर लेना चाहिए ये ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। बेस्ट कोर्स है ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए, ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, मैंडेटरी है भाई। और 1000 रुपीज़ केवल इसका प्राइस है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए इस इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में दी गई लिंक से भी जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट कोर्सेज, सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छे टीचरों के साथ मिलेंगी, और आपकी पास होने की जो गारंटी है वो लगभग 90+ हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल भी डिले नहीं किया जाएगा। अब क्लासेस यहाँ पर शुरू भी हो गई है, तो जो बच्चे करना चाहते हैं और नहीं कर रहे हैं, वो आप समझ जाइए कि अब आप डिले कर रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो बात ये हुई थी कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, ये क्लास सेवन्थ की इंग्लिश वाली। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि यार, मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ ये मैं तुम ही लोगों के डिमांड पर डाल रहा हूँ, और जब मैं कहता हूँ कि इसका आंसर आप होमवर्क में बताइएगा, तब तुम क्या करते हो, कमेंट सेक्शन में सारी बातें कर जाते हो, लेकिन होमवर्क की बात नहीं करते। तो इस वीडियो में मैंने कहा था कि, और वैसा भी होता था कि इससे पहले जो मैं वीडियो डालता था उसमें कमेंट आता था कि सर अब हिंदुस्तान ओलंपियाड में ही पढ़ा दीजिए, हिंदुस्तान ओलंपियाड में कब पढ़ाएंगे। तो मुझे लगा यार कि मैं हिंदुस्तान ओलंपियाड की जब मैं वीडियो देखूं तो उसके अंदर कमेंट बॉक्स में आंसर ही आंसर हों। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बोल दिया था कि मतलब अगर इस वाली वीडियो में कमेंट में आंसर नहीं आया तो अब मैं बेसिकली हिंदुस्तान ओलंपियाड वाले बच्चों के लिए पढ़ाने लगूंगा। तो मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी थी, उसके बाद फिर आंसर नहीं आ रहे थे होमवर्क के, तो फिर मैं बेसिकली हिंदुस्तान ओलंपियाड में जाकर पढ़ाने लगा था। लेकिन कुछ ही दिन बाद ये मिस्टर आदित्य राज 67 करके एक बच्चा है, इसने बहुत अच्छे से आंसर दिया। जिस तरीके से मैंने आंसर देने के लिए कहा था, इसने उसी तरीके से आंसर दिया। ये चीज़ देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और मुझे फिर लगा कि यार, हैं तो सब मेरे ही बच्चे, और देखो मैंने कहा आंसर देने को तो ये बच्चे आंसर देने लगे। तो फिर वो से भी आने लगा, सर ये अब एसओएफ के लिए कब पढ़ाएंगे। तो वो हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए भी और एसओएफ के लिए, दोनों के लिए अब मैं आ गया हूँ। तो अब एक बच्चे ने, जान लो भाई, तुम लोगों को बचा लिया। तो इस बार कौन अगला बच्चा हो सकता है, ये तुम ही लोग तय कर लो। तो जो होमवर्क मैं क्लास में बोलूँ उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में उसका स्क्रीनशॉट लेकर आऊँ, उसका नाम लूँ, जैसे मिस्टर अजितराज 67 ने कितने प्यारे तरीके से आंसर दिया है भाई। केवल इसी लड़के के कारण तुम लोग आज एसओएफ पढ़ने पा रहे हो मुझसे। ठीक है, तो धन्यवाद कर दो इस बच्चे को, और मैं भी शाबाशी देता हूँ इस बच्चे को किसने इसका आंसर दिया है। सभी आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। इसीलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस क्लास सिक्स्थ। तो सर जी, आपने तो सोशल साइंस शुरू किया, क्लास फर्स्ट से शुरू करना चाहिए था, तो क्लास सिक्स से क्यों शुरू किया? तो क्लास सिक्स से भी शुरू करने का कारण आप ही हैं, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी कि सर जी सोशल साइंस क्लास सिक्स वाला पढ़ा दो। तो मैंने कहा कि पहले क्या करते हैं, क्लास सिक्स वाली सोशल साइंस को ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद फिर अगर आप लोगों की डिमांड आई और क्लास के लिए, है ना, अगर आपने सोशल साइंस के लिए और क्लास की भी डिमांड की तो वो भी क्लास में लेकर आऊँगा, वरना मुझे खाली टाइम मिला तो फिर मैं लेकर आऊँगा ही आऊँगा। बाकी अभी हम लोग सिक्स्थ का सैंपल पेपर शुरू करते हैं। तो ये है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का सैंपल पेपर 2026-27, जो बच्चे सोशल स्टडीज़ को ले लिए हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने सोशल स्टडीज़ ले लिया है तो जीवन का सबसे पहला वैसे क्लास सिक्स में हो ना, हाँ, तो दूसरा तीसरा भी हो सकता है। जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन तुमने ले लिया है, क्योंकि तुमने सोशल स्टडीज़ को ले लिया है। बेहद आसान सवाल इसके अंदर पूछे जाएंगे। अगर मतलब इसका सिलेबस चूँकि बड़ा है, तो इनको लगता है कि बच्चा वैसे ही सिलेबस देख के डर जाएगा ना, इसीलिए क्या करते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछते हैं। तो अगर आप इसके सिलेबस को ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेते हैं, तब भी आप इसके आंसर को दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप जीके लेंगे तो वहाँ भी आपको रीजनिंग लगानी पड़ती है। आप मैथ लेंगे तो भाई वहाँ पर तो हालत टाइट ही है। आप साइंस लेंगे, आपको वहाँ भी रीजनिंग लगानी पड़ेगी। लेकिन सोशल साइंस ही मैंने देखा कितना प्यारा सब्जेक्ट है कि इसके अंदर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने रट लिया है तो रट कर खट से उसका आंसर लिख दो और अपना बाहर आ जाओ। और यहाँ तक कि इसके जो अचीवर सेक्शन है, यानी जो हार्ड क्वेश्चन के सेक्शन है, वो भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस ये है कि वो थोड़ा सा आपको
एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वो भी हार्ड बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है? तो अगर आपने इसको ले लिया है, मतलब ये वाला क्या कह रहा था मैं, हाँ, अगर आपने सोशल स्टडीज़ को ले लिया है तो आपने बहुत अच्छा किया है। और अगर आप कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो सिलेबस आपको पढ़ना है वो सिलेबस कितना पढ़ना है, ठीक है? तो क्लास 6 के लेवल पर जो आपका चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना रहता, चैप्टर के अंदर भी स्पेसिफिक थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ना रहता है। तो कितना-कितना पढ़ना रहता है वो अगर आपको जानना है तो आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर आपको उतनी ही चीज़ पढ़ाई जाएगी जितना आपके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है? और सारी चीज़ तो आपको दे ही दी जाएगी, ई-बुक दे दिया जाएगा, प्रैक्टिस शीट दे दी जाएगी, सेशन दे दिए जाएँगे, प्रैक्टिस सेशन दे दिए जाएँगे, टेस्ट दे दिए जाएँगे, लाइव क्लासेस दे दी जाएँगी, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड क्लासेस दे दी जाएँगी। तो यानी सब कुछ आपको उसके अंदर मिलने वाला है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चूँकि आप क्लास 5th से ऊपर आ गए हैं, क्लास 4th से ऊपर आ गए हैं, तो आपको 35 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होंगे, आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे केवल 1 घंटे के अंदर, और आराम से सॉल्व कर लोगे मेरी बात को मानो तो, ठीक है? और आपका जो पेपर है केवल 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला होगा सोशल स्टडीज़ वाला सेक्शन, यानी इसके अंदर आपको सोशल स्टडीज़ के 45 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, बेहद आसान को सवाल, बस रटे हो तो टिक मारो, आगे बढ़ो, बहुत आसान सवाल रहेंगे। हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। और उसके बाद आएगा अचीवर सेक्शन। इसको मैं टॉपर्स का सेक्शन कहता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से इंटरेस्टिंग होते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं और थोड़ा हार्ड माने जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के 3-3 नंबर मिलेंगे। तो आपको अचीवर सेक्शन की तैयारी अलग से कर लेनी है, ठीक है? अचीवर सेक्शन की तैयारी अलग से कर लेनी है क्योंकि ये ऐसे है कि यहाँ पर आप केवल एक ही क्वेश्चन सही कर 3-3 नंबर पा सकते हैं। तो अचीवर सेक्शन की तैयारी आपको ज़रूर से कर लेनी है। कैसे करनी है? अब इसके लिए भाई कोई फिक्स सिलेबस नहीं है अचीवर से की सेक्शन की तैयारी करने के लिए। इसके लिए आपको बस वही है कि आपको क्या करना है, इन वीडियोज़ को देखना है जिसमें मैं अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन लगवाऊँ, और उसके बाद फिर आपको कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको अचीवर सेक्शन के ज़्यादा सवाल लगवाए जाते हैं, और हर क्लास में आपको अचीवर सेक्शन के सवाल लगवाए जाते हैं, जिससे आपको क्या हो जाए, इस अचीवर सेक्शन की अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है? इसलिए आपको कोर्स को फिर से वही कह रहा हूँ, ज्वाइन कर ही लो भाई, बेस्ट कोर्स है वो। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके सिलेबस को जान लेते हैं। तो सेक्शन 1 की अगर हम बात करें किसकी बात कर ले भैया? सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 कौन सा था? सेक्शन था क्या? सोशल स्टडीज़ वाला सेक्शन, सोशल साइंस वाला सेक्शन। हाँ, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, अपने सिलेबस के सारे चैप्टर को पढ़ डालना। यानी आपके पास 2-3-4 किताबें होंगी, उन तीनों चारों किताबों को पढ़ डालना। सबसे पहले लोकेटिंग प्लेस ऑन अर्थ, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, स्टडीइंग द पास्ट, यानी हिस्ट्री अब शुरू हो गई, द बिगनिंग ऑफ इंडिया, सिविलाइजेशन, इंडियाज कल्चर एंड रूट्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फैमिली एंड कम्युनिटी, गवर्नेंस एट सेंट्रल लेवल, लोकल गवर्नमेंट एट रूरल एरियाज, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, इकोनॉमिक लाइफ एंड अराउंड अस। यानी आपको समझाना है कि आपकी किताब के अंदर जो जो चैप्टर है उन सभी चैप्टर्स को अगर आप एकदम अच्छे से दिल लगाकर एक एक लाइन रट रट जाते हैं तब आप क्या कर पाएंगे, इस सवाल इनको बहुत आराम से लगा पाएंगे, ठीक है? और ये भी आपको जानना है, केवल इतना ही करके भी आप आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा केवल एनसीईआरटी पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो कि आपको कोर्स के अंदर ही मिल सकती है। तो फिर वही बात बच्चे वरदान कह रहे सर जी बार बार सब कुछ घूम के कोर्स पे ही क्यों आ रहा है? अरे यार बेस्ट कोर्स है यार, इसीलिए मैं कहता हूँ सारी चीजें घूम के कोर्स पे ही आ रही है कि ये है ये है ये है, आप कोर्स ज्वाइन कर लो तुम। देखो भाई कोर्स अच्छा है, इसीलिए घूम फिर कर मेरे मुंह से कोर्स निकल ही जाता है, क्योंकि मेन बात मैं तुमको हंसी आ रही है लेकिन तुमको सही बताऊं कि जो ओलंपियाड वगैरह है ये कोई स्कूल का मतलब पेपर तो है नहीं। क्लास 6 में तुम क्या पढ़ो करोगे, एनसीईआरटी पढ़कर स्कूल का पेपर दोगे? तो ये कोई स्कूल का तो पेपर है नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो तुम सोचो ना कि जहाँ पर हजारों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर सब बच्चों ने एनसीईआरटी तो पढ़ी रखी होगी, है ना? तो ये कोई कोचिंग का तो मतलब कोचिंग या स्कूल का तो एग्जाम है नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ कर दे दूंगा। तो तुमको अलग से तो पढ़ना ही पड़ेगा, अलग से यार। या तो यूट्यूब पे हम लोग पढ़ा रहे हैं और या तो हम लोग कोर्स में पढ़ा रहे हैं, तो अलग से अगर पढ़ना है तो कोर्स आएगा ही आएगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, इन सिलेबस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस को लगाना शुरू करता हूँ तुम्हारे साथ ही। सबसे पहले कह रहा है कि द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑन, ठीक है? कह रहा है कि जो हमारी अर्थ है ना, हमारी जो पृथ्वी माता है, धरती माता है, इन धरती माता को हमने क्या कर रखा है? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रखा है। हाँ वो तो कर रखा है तुमने। और साथ ही साथ तुमने क्या कर रखा है, साथ ही साथ हमने अपनी धरती माता को 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है।
सबसे पहले कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। ये कौन सी हैं? ये लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। लैटिट्यूड तरीके से हमने इसको कर रखा है, ठीक है। नहीं, ये लैटिट्यूड नहीं, सॉरी, ये हाँ ये लैटिट्यूड है मेरे ख्याल से, हाँ ये लैटिट्यूड है। इसको हमने क्या कर रखा है, इस तरीके से बांट रखा है पृथ्वी के चारों तरफ। अब असली में नहीं खींचा गया है, लेकिन चूंकि हम क्या कर सकें, मौसम वगैरह जान सकें और बेसिकली टाइम जोन को टाइम जोन नहीं, मौसम वगैरह को पा सकें और कौन सी जगह कहाँ पर है उसको अच्छे से लोकेट कर सकें, इसलिए हमने क्या कर रखा है, धरती को कुछ इस तरीके से ऐसे, फिर उसके बाद फिर इस तरीके से इसको वर्चुअली नकली तरीके से हमने इसको कर रखा है। असली में नहीं कि एस्ट्रोनॉट जाके उस पर चौक से गोल 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 घुमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमने साइंटिस्ट लोगों ने, ज्योग्राफी की जो ज्ञान रखते हैं उन लोगों ने ऐसा कर रखा है। इसका आप क्या कहते हैं, इसका आप लॉन्गिट्यूडनल, बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल तरीके से इसका हमने क्या कर रखा है, अक्षांश इसको कहते हैं हिंदी में। इसको हम हिंदी में अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश से हमने क्या कर रखा है, हमने इसको बांट रखा है। ये तो हमने बांट रखा है कि जिससे हमको जगह पता चल जाए और उसके बाद फिर साथ साथ कौन किस जगह पर कहाँ मौसम रहता है उसके बारे में पता चल जाए। जैसे जो एकदम बीच का रहता है, यहाँ पर जो गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा होती है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप बेसिकली प्राइम मेरिडियन कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और उसके बाद फिर ऊपर की साइड पर 23.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या रहता है, और यहाँ पर ओ माय गॉड 30.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, यहाँ नीचे ऊपर 2.5 डिग्री उस पर रहती है कर्क रेखा, और नीचे वाले को मकर रेखा कहते हैं। इस नीचे वाले को मकर रेखा कहते हैं। अब आप कहेंगे सर जी हमने तो इसको ज्वाइन किया था सोच कर कि इंग्लिश मीडियम क्लास है, हिंदी मीडियम कैसे पढ़ाने लगे? तो भाई हिंदी मीडियम मैंने इसको हिंदी मीडियम ही याद कर लिया था, इसीलिए इसको मैंने क्या किया है, इसलिए मैंने इसको हिंदी मीडियम बता दिया है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूं, ये ऊपर वाले को टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, कैप्रिकॉर्न कहते हैं। कैप्रिकॉर्न कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक कैसे? तो ट्रिक नहीं भाई, ये लॉजिक ही है, बस आप इसको ट्रिक समझ सकते हैं कि जो कैंसर की जो बीमारी होती है उसकी आप हिंदी करेंगे तो उसको कर्क रोग कहते हैं, यानी कैंसर का मतलब होता है कर्क। तो फिर बस यही लॉजिक था कि जो कैंसर का मतलब कर्क होता है, यानी कर्क को इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। ये मैंने क्या किया, ठीक है, 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 ऑल राइट। तो हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि ये बेसिकली इन्होंने क्या कर रखा है, इस तरीके से इसको बांट रखा है उसकी लोकेशन और सीजन को पाने के लिए। अभी एक दूसरी तरीके से ही बांटा गया है, जो कि कुछ इस तरीके से बांटा गया है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, इस तरीके से ही बांट रखा है अर्थ को। ये किस लिए बांटा गया है सर जी? ये इसलिए बांटा गया है जिससे क्या कर सकें, ये टाइम का भी मीज़र कर सकें, जिससे हम लोग क्या कर सकें, टाइम मीज़र कर सकें। क्या बात कर रहे हो सर जी? टाइम तो मीज़र करने के लिए घड़ी का यूज़ करते थे, कब से इस तरीके से इसको फुटबॉल बनाने लगे? तो भाई ये उस टाइम की बात नहीं हो रही है, ये इस टाइम की बात हो रही है। जैसे आपके यहाँ कोई बाहर रह रहा होगा अगर आपकी जान पहचान का, तो आपने सुना होगा कि भाई जैसे अमेरिका के लिए मम्मी आपकी बोलती हैं कि भाई जब यहाँ दिन होती है तो वहाँ रात होती है, जब वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होता है। तो ये वाली चीज़ पता करने के लिए कि किस देश में जो टाइम है वो कैसा रहता है, मतलब अगर इसको जीरो नॉट बोलते हैं, है ना। तो ये करने के लिए मान लो अगर इस पॉइंट पर इस टाइम पर 7 बज रहे हैं, तो फिर क्या होगा, कैलकुलेशन होती है कि इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर वहाँ पर मान लो 8 बज रहा है, मान लो 9 बज रहा है, मतलब वो मुझे नहीं पता। उसके लिए ज्योग्राफी के अंदर अलग से कैलकुलेशन होती है, फार्मूला वगैरह होते हैं, वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तब जानेंगे। लेकिन अभी आप समझ गए ना कि ये इस तरीके से बांटा जाता है टाइम पता करने के लिए। अब कह रहा है कि अगर अर्थ को हमने डिवाइड कर रखा है किसमें, 24 टाइम जोन्स में। जो मैंने आपको एक टाइम जोन बताया ना कि मान लो इस जगह पर 7 बज रहे हैं, तो वो एक टाइम जोन हो गया। इसी तरीके से हमने अर्थ पर इसी फॉर्मूले का यूज़ कर इसको 24 टाइम जोन्स में बांट रखा है, 24 टाइम जोन में बांट रखा है। ऑफ 1 आवर इज, जहाँ पर हर एक के बीच में 1-1 घंटे का डिफरेंस है, मतलब अगर यहाँ पर 7 बज रहा है तो फिर यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा, फिर 9 बज रहा होगा। इस तरीके से हमने 1-1 घंटे के टाइम पीरियड के गैप में क्या कर रखा है, इस तरीके के 24 टाइम पीरियड लगा रखे हैं अपने अर्थ पर। तो कह रहा है कि इसमें से ऐसा वो कौन सा वाला टाइम पीरियड है, वो कौन सा वाला टाइम है जो कि किस पर पड़ता है, जो कि यूएसए पर पड़ता है। मतलब सर जी, मतलब ये हुआ कि जैसे अगर ये हमारी पृथ्वी माता है और यहाँ पर हमारी भारत माता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ पर 1 बज रहा है
तो यहाँ पर जो यूएसए माता है, अमेरिका माता है, जो अमेरिका माता है वहाँ पर उनको कौन सा वाला मिला? अगर हमको मान लो पहला मिला तो अमेरिका माता को कौन सा वाला टाइम जोन मिल रखा है, इसकी ये बात पूछ रहा है। तो ये चीज़ भाई वही बात आ गई ना कि आपको इसमें लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मेरे मुन्ने भूल न जाना, इसमें लॉजिक बिल्कुल भी मत लगाना। तो क्या करेंगे सर जी? तो बस भाई अपना कॉन्सेप्ट को याद करना, आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी मेरे ख्याल से दे रखा है, नहीं दे रखा मुझे नहीं पता, बहुत दिन हो गया भाई क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़े। लेकिन ये है कि इसमें यार आपको याद करना पड़ेगा, और नहीं याद है तो क्वेश्चन देख कर याद कर लो कि जो 6th टाइम जोन है वो यूएसए को मिल रखा है। अब दूसरी आ गई यहाँ पर किसकी बात? दूसरी यहाँ पर बात आ गई लॉन्गिट्यूड की, ठीक है। यानी जो मैंने शुरुआत में बताया था, ये क्या थी? ये सारी लैटिट्यूड थी, नहीं ये क्या थी? ये सारी लॉन्गिट्यूड थी, क्योंकि ये लंबी लंबी पड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर जो इसके सीधे सीधे वाले वर्जन थे जो इस तरीके से थे, वो क्या थे? वो लैटिट्यूड थे, ठीक है, वो लैटिट्यूड थे, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, तो कह रहा है लॉन्गिट्यूड ऑफ एनी प्लेस इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू डिस्टेंस। आप देखो इस बात को समझो, ये है हमारी पृथ्वी माता, इसको हमने क्या कर रखा है? इसको हमने इस तरीके से बांट रखा है, मतलब ये सीधी लाइन है, मतलब ऐसी उल्टी सीधी लाइन नहीं है, सीधी लाइन है। तो इसको इस तरीके से हमने कुछ कुछ बांट रखा है, इस तरीके से कुछ कुछ बांट रखा है। अब कह रहा है कि इसमें अगर हमको मान लो क्या करना रहता है, जब हमको मान लो, मैंने तुमको बताया था ना कि हम क्या करते हैं, हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? एक तो मौसम वगैरह पता करने के लिए कि वहाँ के मौसम कैसा होगा, और दूसरा हम इसको यूज़ करते हैं जगह पता करने के लिए। तो मान लो मुझको क्या करना है, मुझको मान लो इस जगह, ये जो जगह है इसकी मुझको लोकेशन पता करनी है। तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है अगर आपको चाहे यहाँ की, चाहे यहाँ की, चाहे यहाँ की, मतलब आपको अगर किसी भी जगह की लोकेशन पता करनी है, लोकेशन पता करनी है, तो तब आप क्या करेंगे? तब आप इनमें से किस लाइन को क्या करते हैं? रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। तो आप इनमें से किस लाइन को रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं? तो मैंने आपको बताया भाई, अगर किसी भी चीज़ को आपको अच्छे से नापना है तो आपको पूरा का पूरा दे रखा है। जैसे अभी इसका कॉन्सेप्ट समझो कि मान लो सर्कल है, और इस सर्कल का मान लो आपको ये वाला जगह पता करनी है, तो क्या आप कहीं ना कहीं सर्कल, अगर कोई कहेगा कि इसमें एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, तो तुमको सबसे आसान रेफरेंस पॉइंट कौन सा लगेगा? सेंटर को ले लूँ ना, आसान रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि सेंटर से सारी चीज़ें बराबर ही आएंगी, है ना। तो सेंटर से रेफरेंस पॉइंट लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या यहाँ पर भी मैं सेंटर को रेफरेंस पॉइंट ले लूँ? तो सेंटर वाली लाइन कौन सी है? सेंटर वाली लाइन तो ये है, ये वाली लाइन जो होती है सेंटर लाइन होती है, और यहीं से हम लोग क्या करते हैं? रेफरेंस लेते हैं। और सेंटर वाली लाइन को मैंने अभी तुमको जस्ट बताया कि क्या कहते हैं हम इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी को टिक मारो। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री पर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो 23.5 डिग्री पर होता है, 23.5 डिग्री पर होता है, उसको टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और यहाँ पर जो 30.5 डिग्री पर होता है उसको आप टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी आप इसको हिंदी मीडियम के बच्चे अगर होते तो और अच्छे से समझ सकते थे, लेकिन अभी आप इंग्लिश मीडियम के हैं भाई, इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश, आई वॉक इन इंग्लिश, ये वाले बच्चे हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको इतने पे ही समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, चलिए चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में कह रहा है कि द उपनिषद वर बिल्ट अपॉन द वैदिक कॉन्सेप्ट, व्हाट डज द उपनिषद लिटरली मीन? जो उपनिषद हैं वो वेदों के कॉन्सेप्ट पर बने हुए हैं। ये चीज़ आपको केवल फंसाने के लिए बोली गई है। जी हाँ, अक्सर क्या करते हैं लोग कि मान लो आपको रवि की बहन का नाम बताना है, तो ऐसे कहेंगे रवि के मामा का नाम चोमू है, तो रवि की बहन का नाम बताओ। अबे भैया, अगर मुझे रवि की बहन का नाम याद ही होगा तो मुझे क्या मतलब रवि के मामा का नाम चोमू है? और रवि के मामा का नाम चोमू है, इससे मुझे घंटा कोई सा हिंट मिल गया कि रवि की बहन का नाम मान लो कुछ भी है, रिया है मान लो रवि की बहन का नाम, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन वाले करते हैं कि आपको इसमें पूछ रखा है कि उपनिषद का मतलब क्या है। तो अगर आपको उपनिषद का मतलब याद होगा तो आपको ये जो ऊपर दे रखा है इससे कदुआ कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो उपनिषद हैं वो वैदिक कॉन्सेप्ट पर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए दे रखे हैं। तो ये देखकर आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है सर जी अब तो यार लगता है नंबर कम हो जाएगा। आपको उल्टा मोटिवेट हो जाना है कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी बन गया कि आप दुनिया मुझको फंसाना चाहती है। तो आप अपने अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भर सकते हैं कि देखो इतने बड़े बड़े SOF वाले भी हमको फंसाना चाहते हैं, तो हम लोग बड़े आदमी हैं थोड़ा, ठीक है। तो तुमको ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देनी है, बस एक कॉन्सेप्ट की तरह समझ लो कि जो उपनिषद हैं वो वैदिक कॉन्सेप्ट पर बने हुए हैं। मेन क्वेश्चन जो तुमसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। तो उपनिषद एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब यही होता है कि आप किसी के पास जाएं, उसके पास बैठें और उसका ज्ञान लें।
अब यहाँ पर आपको एनसीईआरटी मेरे ख्याल से इसके जिक्र नहीं करता, लेकिन जब आप एक्चुअल में उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं या बड़े आदमियों के पास जाकर इसकी बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर जिसकी बात की गई है वो एक्चुअल में गुरु है, गुरु है। ठीक है, तो उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद बेसिकली जो ज्ञान आपको एक गुरु देगा, मैं एक टीचर की बात नहीं कर रहा, मैं गुरु की बात कर रहा हूँ, तो जो आपको एनलाइटन करेगा, ठीक है, जो आपको असली ज्ञान बताएगा। ये सब तो नकली ज्ञान है भाई, ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता इस चीज़ पर, ये सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये सब नकली ज्ञान है जो हम पढ़ रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे, जो पढ़ते आए हैं, सब नकली ज्ञान है। जो असली ज्ञान है, वो असली ज्ञान आपको जो देगा वो आपका एक्चुअल में गुरु है। हम लोग तो टीचर हैं भाई, हम गुरु बिल्कुल भी नहीं हैं, हम टीचर हैं। तो जो आपको ज्ञान देगा वो गुरु है। तो उपनिषद का कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान तुमको उस गुरु के पास जाकर मिलेगा, वो ज्ञान इन किताबों में मिलेगा, वो ज्ञान इस पुस्तकों में मिलेगा। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद कुछ भी नहीं है, बस जो ज्ञान आपको गुरु के पास जाकर मिलेगा वही ज्ञान अगर आप उपनिषद पढ़ते हैं तो मिल जाएगा। तो जो ज्ञान आपको गुरु के पास जाने पर, अप्रोचिंग, और गुरु के पास बैठने पर, उसके पास बैठने पर जो ज्ञान आपको मिलेगा वही ज्ञान आपको उपनिषद पढ़ने पर मिलेगा। तो क्या उपनिषद का लिटरल मीनिंग यही है कि किसी के पास जाना और वहाँ पर बैठना, यानी गुरु के पास जाना और गुरु के पास बैठना? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कह रहा है हु कंपोज्ड द वैदिक हिम्स इन अर्ली फॉर्म्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज जब अपनी अर्ली फॉर्म पर थी, यानी जब अपने एकदम स्टार्टिंग में ही थी, उस टाइम पर हमने कई सारे वेदों को लिखा। हमने नहीं लिखा भैया, हमारी क्या औकात है लिखने की। मतलब जो वेद लिखे गए, कुछ कुछ कहते हैं वेद लिखे भी नहीं गए, है ना। मैं इसीलिए हिस्ट्री वगैरह में पढ़ता तो हूँ, लेकिन ऐसा मुझे बात करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं इसीलिए हिस्ट्री पढ़ा बहुत हूँ, लेकिन मैं हिस्ट्री में बात नहीं करना चाहता। अभी वेद वगैरह में कुछ कुछ लोग कहते हैं कि वेद जो है पुस्तकें ही नहीं है। वेद तो बेसिकली एक लिविंग थिंग्स हैं जो कि आदमी का कल्याण करने के लिए धरती पर आई हुई हैं। ठीक है, इससे पहले और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी जो किताबें थीं, जो पुस्तकें थीं, वो भी लिविंग पुस्तकें थी, वो आई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसको पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, जो पढ़ने वाले हैं वो गलत आचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? तब फिर वो जो अच्छी किताबें थी वो वापस वैकुंठ चली गई, वापस भगवान के पास चली गई। तो अगर हम लोग वेदों को नहीं पढ़े, अगर हम लोग वेदों के बारे में नहीं जाने, तो कुछ दिन में ये वेद भी वापस चले जाएंगे। ऐसे ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं हिस्ट्री में इन सब चीज़ों में बात नहीं करना चाहता। लेकिन वही क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेद के हिम्स यानी वेद के अंदर जो बेसिकली मंत्र वगैरह बने, तो वेद के अंदर जो मंत्र बने, इनको संस्कृत के अर्ली टाइम पर इनको किसने बनाया? ठीक है, अब इनके हिसाब से तो वेद बनाए गए हैं, ठीक है, अलग कॉन्सेप्ट दूसरा है, मैंने आपको बताया। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि जो वेद है उसको स्टार्टिंग फॉर्म में उसके अंदर जो संस्कृत में मंत्र लिखे गए उसको किसने लगाया? तो क्या राजा की इतनी औकात थी कि वो उसको बना पाता? नहीं भाई, राजा की तो कोई औकात नहीं थी ऐसी चीज़ करने की। उस समय पर ना ब्राह्मण्स ना ट्राइब्स ये भी इस चीज़ को नहीं कर पाए, और जो मेल डाइटीज थे उन्होंने भी ये चीज़ नहीं की। ये काम जो कर पाए वो केवल ऋषि मुनि कर पाए, केवल ऋषि मुनि कर पाए, चाहे वो मेल ऋषि मुनि हो चाहे फीमेल ऋषि मुनि हो, उन्होंने ये काम किया। यानी ऑप्शन नंबर बी, मेल एंड फीमेल ऋषि ने काम किया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मैप डिस्प्लेज अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक द डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर अब मुझे एक कॉन्सेप्ट बताने पर ये मजबूर कर रहा है कि जो मैप होते हैं वो बेसिकली कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली, ठीक है, बेसिकली कितने तरह के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप कौन सा मैप है भाई? तो फिजिकल मैप वो मैप है जिसकी मदद से आपको क्या पता चलता है? जिसकी मदद से आपको किसी भी जगह की जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। यानी कहाँ पर पानी है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर रेगिस्तान है, ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल मैप वहाँ का बताता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है पॉलिटिकल मैप। उसके बाद फिर आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या पता चलता है? तो क्या पॉलिटिकल मैप में आपको मोदी की चेहरा दिखाएगा, राहुल का चेहरा दिखाएगा? नहीं, पॉलिटिकल मैप में आपको पॉलिटी की ये सब चीज़ें नहीं दिखाता। पॉलिटिकल मैप में आपको देशों की एक्चुअल बाउंड्रीज दिखाई जाती है कि अगर ये भारत है तो इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, अगर ये पाकिस्तान है तो इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, म्यांमार है, थाईलैंड है, मतलब जो है उसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक हैं, इसके बारे में आपको पॉलिटिकल मैप बताता है। ठीक है, और ज़्यादातर आप जो मैप देखते हो पॉलिटिकल मैप्स ही होते हैं। तीसरा जो मैप होता है वो मैप बहुत कम यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर पॉलिटिकल यूज़ किया जाता है, उसके बाद फिर फिजिकल यूज़ किया जाता है। लेकिन तीसरा मैप भी यहाँ पर होता है, और वो कौन सा मैप होता है सर जी? वो होता है आपका थीमेटिकल मैप। वो होता है आपका थीमेटिकल मैप। थीमेटिकल मैप क्या है? थीमेटिकल मैप बेसिकली आप कह सकते हैं पर्सनल मैप है आपका। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये बेसिकली वो मैप है जो कि जो आप चाहते हैं ये उसको दिखाता है।
जैसे जैसे ये कोई स्पेसिफिक चीज़ दिखाएगा, जैसे अगर आपको नदी के बारे में देखना है तो आपके देश के अंदर कितनी नदियाँ, केवल नदी नदी ही बनी रहेगी इसके अंदर। तो ये मैप कैसा हो जाएगा, थीमेटिकल मैप हो जाएगा। जैसे भैया आप क्लास 6 में, आप क्लास 9th 10th वगैरह में पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको खाली मैप दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसके अंदर नदियाँ नदियाँ भर दो। तो आप उसमें नदी नदी भर देंगे, तो अब जो आपको रिजल्ट में आखिरी में जो मैप मिला है ये एक थीमेटिकल मैप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल नदी नदी के बारे में दिया गया है, यानी जो चीज़ कही गई थी, जो चीज़ आपके द्वारा चाही गई थी वही वही इसके अंदर है। अब केवल डेजर्ट डेजर्ट भर दोगे तो वो थीमेटिकल मैप हो जाएगा डेजर्ट के लिए। ठीक है। और क्वेश्चन भी क्या यही पूछ रहा है, कह रहा है कि वो मैप जो कि एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे, एक ही इन्फॉर्मेशन दे। फिजिकल मैप के अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिलेगी, पॉलिटिकल मैप के अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन थीमेटिकल मैप के अंदर आपको वही एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको चाही गई ही, चाहे वो डेंसिटी हो देश की, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो पॉपुलेशन का, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियाँ हो, एक एक चीज़ जो होगी वो आपको किसके अंदर मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी थीमेटिकल मैप के अंदर मिलेगी। ठीक है। तो फिजिकल मैप हमने जाना, पॉलिटिकल मैप जाना और थीमेटिकल मैप जाना। अब नेविगेशन मैप क्या है? कुछ नहीं भैया, गूगल मैप की बात कर रहा है। गूगल मैप में आप जब कहीं पर जाते आते हैं तो आपने देखा होगा कि आप तो शायद नहीं करते होंगे, आप तो बाहर खिड़की से ही झाँकने में व्यस्त रहते हैं, खिड़की से झाँकू तो ज़रा तो तुम यही करने में व्यस्त रहते हो। आपके पापा लोग जो होते हैं, आपके भैया चाचा लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने मोबाइल में गूगल मैप खोल लेते हैं और देखते हैं, जिस आप लोग देखे होंगे कि जिस जिस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ती जाती है उसी तरीके से उसमें एक सुई भी रहती है, वो भी आगे बढ़ती चली जाती है। तो वो कौन-सा मैप है? वो नेविगेशन मैप है। ठीक है? वो आपके काम का उतना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये कह रहा है डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये सब हटाओ मैं तुमको बताता हूँ। कह रहा है कि इसमें आपको बीच में जो ब्लैंक दे रखा है इसके अंदर आपको वो शब्द भरना है जो कि क्या है? जो कि ग्रुप है उन लोगों का जो कि रिलेटेड है ब्लड से, ब्लड रिलेशन है यानी खून का रिश्ता है। उसके बाद उनके अंदर जो उनके यहाँ जो आदमी आए हैं वो मैरिज से आए हैं। ठीक है? और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि वो उसके अंदर के लोग हर लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की का ख़्याल रखते हैं और एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो क्या अब आपको भर के देखो, इन ऑप्शन नंबर ए है सोसाइटी। क्या सोसाइटी में सबका खून का रिश्ता होता है? हैं? क्या सोसाइटी में आपके जो बगल बेसिकली आप कह सकते हैं मान लो चोपड़ा जी हैं या फिर शर्मा जी हैं, तो क्या शर्मा जी का आपका खून का रिश्ता है? नहीं भैया, शर्मा जी का खून दूसरा है, शर्मा जी का खानदान दूसरा है, हमारा खानदान दूसरा है। तो सोसाइटी तो इसका आंसर नहीं हो सकता। क्या फैमिली इसका आंसर है? हाँ, क्योंकि मेरा मेरे पापा से खून का रिश्ता है, मेरा मेरे भाई से खून का रिश्ता है, मेरी माँ से खून का रिश्ता है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो नए आदमी आएँगे वो शादी से आएँगे, जैसे अगर आपकी भाभी वगैरह आई हैं, है ना? वो शादी से ही आई हैं, आपके भैया शादी करके आई हैं। उसके बाद फिर अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आप हर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को सपोर्ट करते हैं और आपकी पूरी फैमिली आपको भी सपोर्ट करती है। आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और आप एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर फैमिली की बात हो रही है, यानी फैमिली ही वो ग्रुप है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी फैमिली सही हो जाएगा। कम्युनिटी में भी वही है सोसाइटी वाला काम, और जात में तो बिल्कुल भी अलग है भाई, क्योंकि जात में तो ना आदमी ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ है, ना मैरिज से जुड़ा हुआ है और ना कोई एक दूसरे का उतना ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी तक आपको सब चीज़ समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ग्रीन टिक लगा देना। ठीक है? ग्रीन टिक लगा देना कमेंट सेक्शन के अंदर अगर सारी चीज़ समझ में आ रही है तो। बाकी हम लोग अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म डिपार्टेड फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ डैश एंड लेड एम्फसाइजेस ऑन सम स्पेसिफिक वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। कह रहा है एक तो जो बुद्ध का धर्म है ना? अब बुद्धिज़्म किसने किया था? बुद्धिज़्म किसने स्टार्ट किया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इट इज़ योर होमवर्क। और जैनिज़्म यानी जैन धर्म किसने स्टार्ट किया था? ये भी आपको कमेंट सेक्शन बताना है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है? इन दोनों के जो स्टार्ट करने वाले कौन थे? बहुत फेमस नाम है, आपको दोनों बताने हैं। कह रहा है ये दोनों जो थे ये नीचे दी गई में से किस अथॉरिटी से यानी किस मेन ब्रांच से निकले हुए थे, और इनमें से किस मेन ब्रांच से निकल कर इन्होंने क्या किया, अपना खुद का धर्म बनाया, अपनी खुद की वैल्यूज़ बनाई और खुद के पूजा पाठ करने के तरीके बनाए। तो आपको पता है कि जो जन होते हैं इनसे भी नहीं निकले, कर्म से भी नहीं निकले, क्लैन से भी नहीं निकले, ये निकले थे वेद के कॉन्सेप्ट से निकले थे। ये सभी लोग, चाहे वो बुद्ध को स्टार्ट करने वाले, बुद्ध धर्म को स्टार्ट करने वाले हों, बौद्ध धर्म को स्टार्ट करने वाले हो, चाहे वो जैन धर्म को स्टार्ट करने वाले हो, ये दोनों पहले क्या थे? ये दोनों लोग आगे पीछे होकर ये लोग हिंदू ही थे, है ना? ये लोग हिंदू ही थे और ये हिंदू में ही इन्होंने वेद वगैरह पढ़ के उसी की अथॉरिटी से ये लोग आगे बढ़े हैं, उसी की अथॉरिटी से इन लोगों ने अपनी अलग धर्म बनाया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ पर आपको इनकरेक्ट को मैच करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपके दिमाग में इनकरेक्ट जैसे शब्द, नॉट जैसे शब्द,
है ना, एक्सेप्ट जैसे शब्द, ये सब आपके दिमाग में बिल्कुल जैसे आपने उसका नाम याद रख रखा है, वाह 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 सर जी क्या बात कर दी है। जैसे आपने उसका नाम याद रखा है वैसे इन तीनों का नाम याद कर लो, नॉट का, इनकरेक्ट का और एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट यानी के बजाय, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिखने ही और क्या करना है आपको इसको याद करना है। अब जैसे सबसे पहले कह रहा है सत्यमेव जयते, इसमें आपको क्या करना है, इनकरेक्ट को टिक टिक करना है। सत्यमेव जयते यानी ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, यानी सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है। तो हाँ क्या हम इसको टिक कर दूं, सही है? नहीं, ये सही है इसीलिए इसको टिक नहीं करना है, हमको तो गलत को टिक करना है ना, समझ रहे हो, इसलिए कह रहा था इसको याद रखो। उसके बाद देमुस को ही पीपल मैच करता है, सही है। क्रातोस यानी पावर, बिल्कुल सही है। लेकिन जो यतो धर्मस्तता जये, ये इसका मतलब वेयर इज द कर्मा वे देयर इज द विक्ट्री, यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर एक गलती कर दिए। यहाँ पर लिखा है यतो धर्मस्तता जय है, जहाँ पर धर्म है वहीं पर जय है, जय यानी विक्ट्री, यानी जहाँ पर धर्म है वहाँ पर विजय है। और ये लोग क्या कर दिए हैं, यहाँ पर एक कर्म लिख दिए हैं, तो कर्म जहाँ पर कर्म है वहाँ पर विजय नहीं है, जहाँ पर धर्म है वहाँ पर विजय है। तो यहाँ पर ये गलती कर दिया और गलत को ही तुमको टिक करना था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अचीवर सेक्शन की तरफ, यानी टॉपर्स के सेक्शन की तरफ, यानी उन सेक्शन की तरफ जहाँ के क्वेश्चन थोड़े हार्ड माने जाते हैं, इंटरेस्टिंग माने जाते हैं और थोड़ा टाइम टेकिंग माने जाते हैं, इसलिए इसके हर क्वेश्चन के आपको 3-3 नंबर मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स को टिक करना है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। करेक्ट, ग्लोब इज अ बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ मैप्स, क्या ग्लोब जो है वो मैप्स के कलेक्शन को आप ग्लोब कहते हैं? नहीं सर जी, मैप्स के कलेक्शन को तो हम एटलस कहते हैं ना, एटलस कहते हैं ना, ये आपकी किताब में होगा मेरे ख्याल से। ग्लोब क्या है, ग्लोब तो बेसिकली वो जो मेन एक वर्चुअल अर्थ की तरह है ना, गोल गोल जो होता है, वर्चुअल अर्थ, नकली अर्थ की तरह जो काम करता है वो ग्लोब है, जिसमें सारी चीज़ें 3D में दिखाई जाती हैं, वो ग्लोब है। एटलस क्या है, एटलस के अंदर आपको कई जगह के मैप्स देखने को मिलते हैं, उसका आप एटलस कहते हैं। तो यहाँ पर एक गलती कर गए, तो पहला वाला फॉल्स हो जाएगा। तो जिसमें पहला वाला ट्रू है इसको काट दो, ऑप्शन नंबर ए में पहला वाला ट्रू था, इसको मैंने काट दिया। अब दूसरे में वो कह रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68.7 डिग्री ईस्ट, नहीं 68°7 नॉट ईस्ट टू 97°25 नॉट ईस्ट ई लॉन्गिट्यूड। क्या बोल रहा है भाई, उल्लू बना है। ये सब तुम हटाओ, तुमको इतना याद कर लेना है कि जो हमारी बेसिकली इंडिया है, इंडिया है, अगर मैं, ये कौन सा इंडिया है भाई, अगर मान लो ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये मैंने ऐसे बना दिया इंडिया, और यहाँ पर कह रहा है कि इसके वेस्ट पॉइंट, यानी ये सबसे वेस्ट पॉइंट है और ये सबसे ईस्ट पॉइंट है, तो ये दोनों में जो लॉन्गिट्यूड में अगर हम इसको बांटे तो ये आपका 68 से शुरू होता है और ये 97 तक जाता है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये आपकी किताब में दिया गया होगा, मैंने देख रखा था, ये आपकी किताब में दे रखा है, ये बात सही है। तो क्या दूसरा वाला ट्रू हो गया? तो जहाँ पर दूसरा वाला ट्रू है उसको रहने दो, बाकी हटा दो। इसमें दूसरा वाला फॉल्स है तो इसको मैंने हटा दिया, बी बचा और डी बचा, बी बचा और डी बचा। अब सी को भी देख लो, यहीं से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कह रहा है ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ, जो आपने क्या देख रखी है, जो पूरे सारे के सारे लैटिट्यूड हैं क्या उनकी जो लेंथ है वो सेम है? बिल्कुल गलत है भाई। अगर आप एक अर्थ बना लेते हैं तो चाहे आप यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यहाँ पर दूसरी लेंथ है, यहाँ पर दूसरी लेंथ है, यहाँ पर दूसरी लेंथ है, देखो कैसे लेंथ छोटी हो जा रही है। तो ना लॉन्गिट्यूड में लेंथ सेम है और ना लैटिट्यूड में लेंथ सेम है। यहाँ पर भी देखो बीच में कितनी लंबी लेंथ है और किनारे कितनी छोटी लेंथ है। तो यहाँ पर तो एक गलत बोल गए भाई, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स कहाँ पर है? डी भी कट गया, ऑप्शन नंबर बी ही बचा। ऑप्शन नंबर बी को टिक मार दो, जो कि कह रहा है आखिरी वाला ट्रू है। देखे तो आखिरी वाला क्या कह रहा है? आखिरी वाला कह रहा है कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को एक साथ लगाएंगे तब क्या आप किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्लास 6 में हो, क्लास 7 में आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बताया जाएगा कि मान लो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे कर दिए, तो ये जो एक पॉइंट है किसके बारे में बता रहे हैं कि स्पेसिफिक जगह के बारे में बता रहा है, जो कि इसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो वैसे ही अगर मान लो हम क्या करें, हमने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी का इस तरीके से एक लैटिट्यूड है, इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूड है, तो क्या इसका एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो किसी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है यार, पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है तो क्यों नहीं बता देगा, तो बता देगा ना। तो इसीलिए आखिरी वाला ट्रू हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लो अपना आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स को भरो। कह रहा है कि द वेद कंसिस्ट ऑफ डैश ऑफ हिम्स, वेद के अंदर कितने हिम्स हैं, है ना, कितने वो तो हमको नहीं पता,
लेकिन ये हमको पता है कि हजारों हैं, सैकड़ों नहीं है। सैकड़ों होते तो छोटी छोटी किताब होती भाई, वेद तो बड़ी मोटी मोटी किताब है, तो इसके अंदर हजारों मंत्र हैं। तो 1000 होगा तो 100 को यहाँ से भी काट दो, 100 को यहाँ से भी काट दो, ए बचा और सी बचा। अब कह रहा है कि हिम्स प्रेयर इन द फॉर्म ऑफ पोएम एंड सॉन्ग दैट वर रिसाइटेड ओरली नॉट रिटर्निंग। कह रहा है कि वेद के अंदर वेद के अंदर ऐसे हजारों, क्या है, हजारों इस तरीके की मंत्र हैं जो कि प्रेयर के रूप में, प्रेयर मतलब मंत्र हैं जो कि प्रेयर के रूप में, प्रेयर के लिए मंत्र लिखे गए हैं, जो कि पोएम्स के रूप में, सॉन्ग के रूप में गाए जाते हैं, ना कि लिखे जाते हैं। और कह रहा है जो हिम्स हैं कंपोज्ड इन द डैश रीजन, ये जो हिम्स हैं ये कहाँ पर बनाए गए थे। तो ये भाई आपको मुझको सबको पता है सप्त सिंधु में बनाए गए थे। ये कहाँ बनाए गए थे, सप्त सिंधु में बनाए गए थे। तो ये देखो, ये चाहता है हम आगे की तरफ बढ़ें, ये चाहता है कि हम जल्दी से आंसर देकर आगे न बढ़ जाएं, इसीलिए इसने यहाँ पर भी सप्त सिंधु लिख दिया, इसने यहाँ पर भी सप्त सिंधु लिख दिया है। बस कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। कह रहा है कि क्यू वाला, कह रहा है कि डैश रिफर्स टू द वर्ल्ड और द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर एंड हार्मोनी सिस्टम, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सभी एक दूसरे के साथ मेल जुल कर रहते हैं। उस दुनिया को आप क्या कहेंगे, उस दुनिया को हम क्या कहते हैं, उस दुनिया को हम कॉस्मो कहते हैं। तो यहाँ पर ये गलती कर गई, सीकर नहीं रहेगा। सीकर तो दूसरे होते हैं जो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की बेसिकली जलन वगैरह करते हैं, वो सीकर के अंदर आते हैं। हम तो कॉस्मो पर काम करते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या सही हो जाएगा, कॉस्मो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और फिर चौथा वाला कह रहा है कि तीसरा वाला कह रहा है कि अर्ली जब वैदिक वेद के आधार पर सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, तो किसके आधार पर डिवाइड किया गया था, क्या जाति वगैरह के आधार पर डिवाइड किया गया था? नहीं भैया, उनको जाति वगैरह के आधार पर नहीं, उनको वर्ड के आधार पर किया गया था। तो वर्ड यानी क्लैन। तो यहाँ पर भी हम क्लैन, केवल क्लैन के नाम पर हम इसको डिवाइड ना कर पाते, दोनों में क्लैन ही था, तो क्लैन के आधार पर डिवाइड किया गया था। केवल कॉस्मो और सीकर के ही आधार पर ये हार गया और हमने इस मैच को जीत लिया है। हमने ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके के और ओ भाई गॉड, ओ माय गॉड, इसी तरीके के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि जरूरी है आपको एक ओलंपियाड का टॉपर बनाने के लिए। 1000 रुपये केवल इसका दाम है। आप 9905992881 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में दी गई लिंक से भी जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बहुत मज़ा आता है। और अगर आप ये कोर्स अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप देर कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगले संडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी बौद्ध धर्म को और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि SOF में पढ़ाने के लिए इसीलिए आया हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे होमवर्क में आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन में होमवर्क के आंसर देंगे। जो आंसर नहीं देगा भाई, मैं नहीं समझूंगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो। और प्लीज़ दे दो आंसर, अच्छा लगता है मुझको। मैं कमेंट ही देखता हूँ मैं कमेंट ही देखता हूँ कि बच्चे आंसर दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बाकी एफर्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं मेहनत कर कोई वीडियो बनाऊँ वो आप तक ना पहुँचे, इसीलिए सब्सक्राइब कर दोगे तो वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। बाकी मेहनत करते रहिए, मैं भी मेहनत करता रहूँगा। आगे मिलेंगे किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।